नमस्कार साथियों। अभी पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम राजस्व संहिता की एक पूरी सीरीज लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि हमारे तमाम साथीगण जो है वो नायब तहसीलदार हुए हैं, तमाम लोग वहाँ पर चकबंदी विभाग के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक हुए हैं, तो उनको भी आसानी हो जाए और आम जनता को भी आसानी हो जाए। देखिए, शुरू के कुछ चैप्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट नहीं लगते हैं। आदमी सोचता है कि सीधे पैमाइश से रिलेटेड धारा 24 देखी जाए या धारा 67 देखी जाए या धारा 80-81 देखी जाए, लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो पूरी राजस्व संहिता समझ में आने में आसानी होगी। हालांकि हमने पिछली बार अध्याय 1 का थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इस वीडियो में अध्याय 1 को पूरा डिस्कस करेंगे और बहुत शांति से डिस्कस करेंगे। इसके एक एक शब्द पे गौर करिएगा। ये एक एक शब्द जो है वो आपके काम आएगा, गौर से सुनिएगा इसको। तो अध्याय 1 में क्या है, जैसा कि कोई भी एक्ट हो उसके अध्याय में होता है कि नाम क्या है और विस्तार क्या है और वो प्रारंभ कब से हुआ। तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसका नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 होगा। ये पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी होगी। और हमने ये भी बताया था कि 18 दिसंबर 2015 से इसके कुछ प्रावधान जो है लागू कर दिए गए थे, लेकिन सारे प्रावधान जो है वो 11 फरवरी 2016 से ही लागू हुए थे। इसका मतलब ये हो गया कि 11 फरवरी 2016 से राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश में लागू हो गई। फिर आएगा अध्याय 1 की धारा 1 हो गई। धारा 2 में आता है संहिता का लागू होना। ये संहिता कहाँ कहाँ लागू होगी। हाँ, ये संहिता पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी, लेकिन इसका चैप्टर 8 और चैप्टर 9 वो केवल उन्हीं जगह पे लागू होगा जहां पर इससे पहले उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम शेड्यूल की 19वें और 25वें क्रमांक पर स्थित जो भी एक्ट था वो लागू था। तो 19वें पे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम है और 25वें पे उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम है। तो जहां पे ये दोनों अधिनियम लागू थे वहां पर चैप्टर 8 और 9 लागू होगा। चैप्टर 8 और 9 जब आएगा तो पढ़ेंगे, उसमें भू खातेदारों के संबंध में और ग्राम पंचायतों की जमीन के संबंध में है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये हो गया धारा 2 की ये लागू कहाँ कहाँ होगा। तीसरा आता है धारा 3 में कि संहिता का नए क्षेत्रों में कहाँ कहाँ प्रसार होगा। अब मान लीजिए कि हमने 11 फरवरी 2016 को एक्ट लागू कर दिया। इसके बाद अगर कोई भी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में शामिल होता है तो इसकी जो 3 की उपधारा 1 है उसमें यही है कि हम नोटिफिकेशन करके नए क्षेत्र में भी ये जो रेवेन्यू कोड बिल है इसके किन्हीं प्रोविजंस को या पूरे रेवेन्यू कोड बिल को पूरी राजस्व संहिता को प्रभावी कर सकते हैं। यानी कि कोई नया क्षेत्र अगर उत्तर प्रदेश में शामिल होता है तो नोटिफिकेशन द्वारा सरकार उस नए क्षेत्र में भी राजस्व संहिता को पूरी तरह से या उसके कुछ उपबंधों को लागू कर सकती है। इसी का दूसरा पॉइंट ये है कि जहां पर जो नया क्षेत्र आया है राजस्व संहिता हमने लागू कर दी है, अगर पुराना कोई एक्ट विद्यमान था जो इससे भिन्न था वो रिपील हो जाएगा, निरसित हो जाएगा। स्वाभाविक है, जब हमने राजस्व संहिता लागू कर दी तो तत्समय कोई भी एक्ट वहां लागू था तो वो रिपील्ड हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि जो अभी पहले पॉइंट में हमने नोटिफिकेशन जारी किया था नए क्षेत्र को सम्मिलित करने का, इसको राज्य सरकार जब चाहे तब परिवर्तित या संशोधित कर सकती है। यानी राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किस क्षेत्र को शामिल करे, कब शामिल करे, वो पूरा अधिकार है। यानी तीसरे में संहिता का विस्तार है और विस्तार में बड़ी ही सहूलियत दी गई है इस रेवेन्यू कोड बिल में कि सरकार जब चाहे नोटिफिकेशन के द्वारा रेवेन्यू कोड बिल नए क्षेत्रों में लागू कर सकती है। चौथा पॉइंट, धारा 4 में डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं जो ज्यादातर लोग परिचित हैं, लेकिन कुछ डेफिनेशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आबादी को डिस्क्राइब किया गया है, तो उस क्षेत्र में जहाँ के निवासी जो है रहने के लिए इस्तेमाल करते हो वो आबादी कहलाएगा। राजस्व कोड लागू होने से पहले
जहाँ के लोग रहने के लिए या निवास करने के लिए जिस जगह को इस्तेमाल करते हो उसको आबादी कह दिया जाएगा। कृषि क्या है? कृषि हम सामान्यतः खेती तो जानते ही हैं, लेकिन कृषि के अंतर्गत बागवानी भी है, आपका पिस्सीकल्चर भी है, कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री भी है, उसको भी कृषि में ही शामिल किया जाता है। कृषि श्रमिक क्या होता है? एग्रीकल्चर के लेबर जिनका मुख्य स्रोत जो है कृषि पे मजदूरी करके जिनकी आय का स्रोत होता है वो कृषि श्रमिक हो जाते हैं। भूमि प्रबंधक समिति, इसका प्रयोग हर जगह होता है, हम चकबंदी पढ़ते थे वहां पे भी होता था। तो भूमि प्रबंधक समिति ये है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम आया था 1947 में, तो उसकी धारा 28(1) में भूमि प्रबंधक समिति की व्याख्या की गई है। सेम वही भूमि प्रबंधक समिति हमारे राजस्व संहिता में भी लागू होती है। परिषद क्या है? परिषद अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी तमाम धाराएं आएंगी। तो धारा 7 में राजस्व परिषद को ही परिषद कहा गया है, यानी कि रेवेन्यू कोड बिल में अगर कहीं परिषद शब्द आता है तो वो राजस्व परिषद के संबंध में होगा। कलेक्टर क्या है? धारा 12 में कलेक्टर की परिभाषा दी गई है कि भाई जिनको कलेक्टर के कार्य करने का दायित्व सौंपा जाएगा वो कलेक्टर हैं। और कलेक्टर की परिभाषा में अपर कलेक्टर भी आएंगे और प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर भी आएंगे। बात नोट करिए, कलेक्टर की परिभाषा में अपर कलेक्टर भी आएंगे और प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर भी आएंगे। बाग भूमि क्या है? बाग भूमि ये है कि जहां पर वृक्ष इस प्रकार से लगे हों कि वहां अन्य कार्य करना संभव नहीं हो या खेती करना संभव नहीं हो। इसमें वृक्ष में केला पपीता ऐसे वृक्ष नहीं, जो ऐसे वृक्ष लगे हों जिनका भविष्य में बाग के रूप में विकसित होने की संभावना हो, तो वो बाग की श्रेणी में आ जाएगा। जोत क्या है? जोत होती है किसी भी भू स्वामी की जमीन, भूधारक की जमीन, उसको जोत कहा जाता है। या पट्टे की जमीन होगी तो उसे भी जोत कहा जाएगा। भूमि किसे कहते हैं? अब भूमि वो है जो खेती के काम में लाई जाए, उसको भूमि कहते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि धारा 80, 81 और 136 को छोड़ करके वो 80, 81 बताएंगे जब भू उपयोग परिवर्तित कर दिया जाता है। और भूमि धारक कौन है? जो उस भूमि पे लगान देता हो वो भूमि धारक हो गया। राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी आपको समझना होगा। जब हम राजस्व न्यायालय की बात करते हैं तो इसमें राजस्व परिषद के जितने भी सदस्य हैं उनके न्यायालय आ जाते हैं, आयुक्त का न्यायालय आ जाता है, अपर आयुक्त का न्यायालय आ जाता है, कलेक्टर का न्यायालय आ जाता है, अपर कलेक्टर का आ जाता है, और सीआरओ जो होते हैं उनका ऑफिस आ जाता है। इसके अलावा जो असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं वो आ जाते हैं, बंदोबस्त अधिकारी आते हैं, सहायक बंदोबस्त अधिकारी आते हैं, तहसील भूलेख अधिकारी और सहायक भूलेख अधिकारी भी आते हैं, तहसीलदार न्यायिक और नायब तहसीलदार, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं जिनको न्यायालय माना गया है। लेकिन राजस्व न्यायालय में और राजस्व अधिकारी में बारीक फर्क है जिसे आपको समझना होगा। जो हमारा राजस्व परिषद के सदस्य हैं वो राजस्व अधिकारी नहीं है, वो न्यायालय हैं। जब राजस्व अधिकारी की बात करेंगे तो आयुक्त आएंगे, उसमें अपर आयुक्त आएंगे, उसमें कलेक्टर आएंगे, अपर कलेक्टर आएंगे, सहायक कलेक्टर आएंगे, भूलेख अधिकारी आएंगे, सीआरओ आएंगे, बंदोबस्त अधिकारी आएंगे, सहायक बंदोबस्त अधिकारी आएंगे, तहसीलदार भी आएंगे, और साथ में नए तहसीलदार के साथ साथ जो राजस्व निरीक्षक है उनको भी राजस्व अधिकारी की श्रेणी में रखा गया है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, यहाँ राजस्व निरीक्षक अधिकारी में बढ़ गए हैं और जो सदस्य थे राजस्व परिषद के वो राजस्व अधिकारी के उसमें नहीं आ रहे परिभाषा में। उप जिलाधिकारी कौन है? जो तहसील में प्रभारी है असिस्टेंट कलेक्टर, वो उप जिलाधिकारी हो गया। गांव क्या है? ऐसा स्थानीय क्षेत्र जो राजस्व के जो रिकॉर्ड हैं जिसका नाम उल्लेखित हो वो गांव कहलाएगा। कृषि वर्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः एक कृषि वर्ष जो है 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को समाप्त होता है, तो इसको फसली वर्ष भी कहा जाता है। जो 1 जुलाई से प्रारंभ हो और 30 जून को खत्म हो, इसको ही कृषि वर्ष या फसली वर्ष कहा जाता है। राज्य सरकार अगर कहीं लिखा हुआ आता है तो वो उत्तर प्रदेश के संबंध में होगा। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 1 को आज पूरा पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि ये इसका नाम क्या था, प्रभावी कहाँ था,
लागू कहाँ हो सकता है, इसका विस्तार कैसे किया जा सकता है, और चौथे में परिभाषाएं हैं। यद्यपि बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन अगर इसको आप 1, 2, 3 बार सुनेंगे तो इसके एक एक शब्द का और एक एक चीज का मतलब लागू होगा, और इन 4 धाराओं के साथ पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।